अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 9 मई के मुकदमात के हवाले से बड़ा अहम तरीन फैसला सामने आया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी जो कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में चीफ जस्टिस बने। शुक्र है उन्होंने कोई अच्छा फैसला दिया। उनकी जानिब से जो फैसला आया है उसकी कुछ अहम तरीन तफसीलात और उसके बारे में अहम तरीन इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। और उसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त बात की गई है इमरान खान को और 9 मई के जितने मुलजमान हैं या 9 मई में जितने PTI के लोगों को पकड़ा जाता है उनको 9 मई की आड़ में उनके ऊपर पर्चे और मुकदमात किए जाते हैं, उनको रिलीफ मिलने जा रहा है। इसके हवाले से बड़ी अहम तरीन मालूमात है मेरे पास, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। सेकेंड ये कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त फैसलाइयत का बरबरीत का निज़ाम कायम है उसमें तमाम के तमाम मुकदमात इस वक्त मुख्तलिफ अदालतों के अंदर ज़ेर समात हैं। जिस तरह से अहमद नूरानी की स्टोरी के ऊपर इसके भाइयों के ऊपर यहाँ पर उनको उठा लिया गया, गायब कर दिया गया। उनकी वालदा जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, रो रही है और वहाँ पर क्या कहते हैं उनकी जानिब से शिकवा किया जा रहा है और उनकी जानिब से अपना जो दुख दर्द है बयान किया जा रहा है, लेकिन कोई भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही, कोई भी उनकी बात को नहीं सुनना। इसके हवाले से भी कुछ अहम तरीन मालूमात। फिर उसके बाद एक और सहाफ़ी फरहान मलिक, उनकी भी रिहाई हुई है। इसके अलावा जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक मिनरल्स के हवाले से इन्वेस्टमेंट के हवाले से फोरम का इनेकाद, उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस वक्त स्टेबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम सियासी हो या मुआसी हो वो इस वक्त अपने अरूज पर है और इसमें कमी नहीं आ रही। अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है, अदम इस्तेहकाम में इजाफा होता जा रहा है और बहुत सारे ममालिक की जानिब से, आलमी ताकतों की जानिब से इनको ये कहा गया, इनको ये बताया गया कि आप जितनी देर तक पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं लेकर आएंगे उतनी देर तक पाकिस्तान में ना इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ना सरमायाकारी हो सकती है और ना ही यहाँ पर कोई आपके साथ ट्रेड कर सकता है, ना कोई डील करेगा, ना ही आपको कोई कर्ज वगैरह मिलेगा। अब आज आके जब इनको ये पता चलता है कि हमारे पास तो अब ऑप्शन कोई नहीं बचा, इन्होंने यहाँ पर पहले चीज़ें बेचना शुरू की। अब मुल्क के तमाम जो असासे हैं वो तकरीबन ये बेच चुके हैं। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, इनके पास कोई चीज़ नहीं बची बेचने के लिए। तो अब आपको पता है कि एक स्पोक्समैन है इस्टेब्लिशमेंट के अनऑफिशियल किस्म के ज़ैद हामिद, उनकी जानिब से बड़ी एक अजीब व गरीब सी बात की गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास जो एटमी हथियार मौजूद हैं वो किस काम के लिए हैं, आप उनको बेच दें। आप उनको उनमें से आपके पास 150-200 कोई एटमी असासे मौजूद हैं, उनमें से 4-5 जो है वो आप बेच दें सऊदी अरब को, 4-5 आप ईरान को बेच दें, 4-5 आप तुर्की को बेच दें। तो इनको बेच के तो आप कुछ पैसा जो है वो इकट्ठा कर लें और उनको इकॉनमी के अंदर डालें, उसको ख़जाने के अंदर डालें तो आपकी इकॉनमी स्टेबल हो सकती है। तो इस तरह के आइडियाज़ दिए जा रहे हैं, इस तरह के मशवरे दिए जा रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी की इस वक्त हालत क्या है। तबाही और बर्बादी इस हुकूमत ने घेरी हुई है और बची कुची कसर जो है वो मैशत की तबाही और बर्बादी स्टॉक मार्केट ने निकाल दी। स्टॉक मार्केट मंडे वाले दिन क्रैश कर गई, मंडे वाले दिन बिल्कुल ज़मीन बोस हो गई पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट। अब उसमें ट्रंप का फैक्टर कहें या अमेरिकी गवर्नमेंट का फैक्टर कहें, किसी का भी फैक्टर कहें, बात यह है कि दुनिया भर में जिस तरह से स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई उसी तरह से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जाली तरीके से, जिस तरीके से जाली अंदाज से स्टॉक मार्केट को स्टेबल करने की कोशिश की, उसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ, वो क्रैश कर गई, वो तबाह बर्बाद हो गई। अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जो पाकिस्तान के मादनी वसाइल हैं, जो पाकिस्तान की मादनियात हैं, पाकिस्तान के जो मादनी इस वक्त रिसोर्सेस हैं उनको बेचने की तैयारी शुरू कर दी है। और इसके लिए इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर एक मिनरल्स स्क्वाड स्पॉन्सर की, इस्लामाबाद के अंदर एक मिनरल्स की जिसमें इंटरनेशनल आलमी वकूद पाकिस्तान के अंदर पहुँचे। उन्होंने आके यहाँ पर शहबाज शरीफ के साथ भी मुलाकात की, जनरल आसिम के साथ भी मुलाकात की। तो पाकिस्तान के अंदर फिर बचेगा क्या? पाकिस्तान के अंदर फिर लोग ही बचेंगे, अवाम ही बचेंगे। उनका भी खून चूस लिया गया, उनका भी सब कुछ निचोड़ दिया गया, जेबों के ऊपर डाका मार दिया गया, सब कुछ तो ख़त्म कर दिया गया। तो पीछे बचा क्या? पीछे कुछ नहीं बचा।
तो ये मादनी वसाइल हैं, उनको भी बेचने की तैयारी हो रही है। तो इकॉनमी को, मईशत को बेहतर करने के लिए आपको स्टेबिलिटी लानी चाहिए। पहले स्टेबिलिटी आनी चाहिए सियासी तौर पर, फिर उसके बाद माशी स्टेबिलिटी आ सकती है। तो आपको सही मानों में इक़दाम करने की ज़रूरत है, ना कि ये कॉस्मेटिक किस्म के मेकअप करके और जाली अंदाज से आप इकॉनमी को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करें। अब आ जाए अदलिया के महाज के ऊपर। अदलिया के महाज के ऊपर अब बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं, और इस वक्त जहाँ पर लोगों पर फैसलायत का एक निज़ाम बरपा है, अदलिया जो है वो एक सपोर्टिंग हैंड फ्राहम करती है। उनकी जानिब से भी इसमें हाथ डाला जाता है, उनकी जानिब से भी इसमें अपना किरदार अदा किया जाता है, और कभी मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, पर्चे किए जाते हैं, उनके ऊपर अदलिया से सज़ाएँ सुनाई जाती हैं, और इंतकामी कार्रवाई में जो बुनियादी जो किरदार अदा किया जाता है वो अदलिया की जानिब से किया जाता है, और अदलिया की जानिब से बाद में सज़ाएँ, मुकदमात और उनको जेलों में भेजा जाता है। अब आपको पता है कि यहाँ पर 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आ गए थे। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी पिछले तकरीबन कुछ 6 महीने से कुछ नहीं कर रहे, और उनके पास कोई बड़े मुकदमात आईनी बेंच के सामने तो चले जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई मुकदमात नहीं आते। उनके पास या तो अब तलाक के मुकदमात आ सकते हैं, या फिर उनके पास कोई प्लाटों के मुकदमात आ सकते हैं, 3 मरले के, 5 मरले के। इसके अलावा तो रियासती जो मामलात हैं, हुकूमती जो मामलात हैं, वो तो उनके पास नहीं आते। तो अब बिल्कुल बेमायनी से और बेइख्तियार किस्म के वो चीफ जस्टिस रह गए। लेकिन ये एक केस लगा है 9 मई के मुकदमात का उनके सामने, उसके ऊपर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया। पंजाब गवर्नमेंट असल में गई थी 9 मई के मुकदमात को चैलेंज करने के लिए, और 9 मई के मुकदमात को पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से चैलेंज किया गया कि जिसकी ज़मानत हुई है 9 मई के मुकदमे में, उनको ज़मानत को मनसूख किया जाए। और ज़मानत की मनसूखी के लिए पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से रजू किया गया कि इनकी तमाम की तमाम ज़मानतें जो है वो कैंसिल की जाए। अब चीफ जस्टिस के सामने जब ये मामला आया तो उन्होंने देखा कि ये 9 मई के मामले को तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, क्योंकि अब 9 मई के मामले को, वाक़े को हुए 2 साल मुकम्मल होने वाले। अब महीना रह गया, ये अप्रैल का महीना चल रहा, अगले महीने 2 साल हो जाना। 2 साल हो गए, अभी तक एक भी केस का ट्रायल नहीं मुकम्मल हुआ। अब चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर बड़ा गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप इन तमाम मुकदमात के ट्रायल मुकम्मल करें, तमाम मुकदमात को एक जगह पर इकट्ठा करें, और अगले 2 से 4 महीनों के अंदर अंदर ये चीफ जस्टिस ने डेडलाइन दी कि इन मुकदमात के ट्रायल को मुकम्मल किया जाए, और तमाम मुकदमात को इकट्ठा करके इनका फ़ैसला सुनाया जाए, ताकि इनसे पता लग सके, बाहर आ सके सारा मामला, हकीकत आवाम के सामने, लोगों के सामने, और लोगों को पता चल सके कि इसके अंदर है क्या। तो ये एक अच्छा फ़ैसला दिया गया उनकी जानिब से, और इसमें गवर्नमेंट को शिकस्त हुई है। गवर्नमेंट जो इसको लटकाती है अपने मकसद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए, प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर, उसको नाकामी का सामना करना पड़ा। और चीफ जस्टिस ने आखिरकार बड़े अरसे बाद पहली बार एक अच्छा फ़ैसला किया है।